दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में येनफे रुयन से आकर कहती है कि अगर ये बात सबको मालूम हो जाए कि वेन ग्रुप के सीईओ ने सिर्फ मुझे काम से निकालने के लिए एक झूठा लीगल नोटिस बनवाया है तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। रुयन कहती है कि क्या ये काफी नहीं है कि मैंने तुम्हारे और गुयन चंग के अफेयर के बारे में बात नहीं की। येनफे कहती है कि तुम सारा बदला मुझसे क्यों ले रही हो, तुमने गुयन चंग को तो कुछ भी नहीं कहा। येनफे कहती है कि यहाँ तक कि तुमने मुझे मारने के लिए लोगों को भी हायर कर लिया। तो रुयन कहती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। येनफे कहने लगती है कि तुम और गुयन चंग दोनों पागल हो, तुम सिर्फ प्रिटेंड करती हो कि तुम बहुत अच्छी हो लेकिन असल में तुम ऐसी नहीं हो। येनफे गुस्से में कहती है कि तुम मुझसे कहती हो कि मैंने तुम्हारी फैमिली खराब की है लेकिन असल में गुयन चंग से पहले मेरी मुलाकात हुई थी, तुम हम दोनों के बीच आई हो। ये सुनकर रुयन बहुत हैरान होती है। येनफे कहती है कि पहले हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे लेकिन जब तुम मेरी बॉस बन गई तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे हम दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। मैं चाहे जितनी ही मेहनत क्यों ना कर लेती, मुझे हमेशा यही महसूस होता था जैसे मेरी मेहनत काफी नहीं है। उस टाइम पर मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैं बहुत अपसेट थी, मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो मेरी बात सुनता। उसी टाइम पर मेरी मुलाकात गुयन चंग से हुई थी, मुझे गुयन चंग से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मैं गुयन चंग से अपनी लाइफ की हर छोटी से छोटी डिटेल भी शेयर किया करती थी। उस वक्त मैं और गुयन चंग एक साथ बहुत खुश थे। येनफे कहती कि एक दिन मैंने गुयन चंग को बताया कि तुमने मुझे वो पेंटिंग लाने के लिए कहा है लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं उस पेंटिंग को कहाँ से लेकर आऊंगी। तो गुयन चंग ने मुझसे कहा कि मेरे एक दोस्त ने अभी वो पेंटिंग खरीदी है, मैं तुम्हारे लिए ये पेंटिंग अरेंज करवा सकता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से एग्जीबिशन वाले दिन मुझे आने में थोड़ी देर हो गई और तुम्हारी और गुयन चंग की पहले ही मुलाकात हो चुकी थी। येनफे रुयन से कहती कि अगर मुझे मालूम होता कि तुम दोनों मिलने के बाद एक दूसरे से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें कभी भी एग्जीबिशन पर जाने नहीं देती। रुयन कहती कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी मालूम ही नहीं था, तुमने तो मुझे कभी भी नहीं बताया कि तुम गुयन चंग को पसंद करती हो। येनफे कहती है कि तुम हर चीज में मुझसे बेहतर हो, तुम अमीर भी हो और प्यारी भी, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ गुयन चंग था जिसको तुमने मुझसे छीन लिया। रुयन को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वो कहती है कि तुमने एक लड़के की खातिर हमारी 10 साल की दोस्ती को छोड़ दिया। मुझे तो इस सब के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था लेकिन तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुमने मुझे कभी भी अपना दोस्त नहीं समझा। तुम भी बाकी सब लोगों जैसी ही हो जिसको सिर्फ मेरे पैसे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। येनफे कहती है कि जरूरी नहीं है कि हर बार तुम ही सही हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये कहकर येनफे चली जाती है। अब रुयन उसी जगह पर आती जहाँ पर इसकी गुयन चंग की पहली बार मुलाकात हुई होती है। ऑनर कहती है कि जिस एग्जीबिशन का तुम जिक्र कर रही हो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ये कुछ पुराने एग्जीबिशन के रिकॉर्ड हैं, तुम चेक कर सकती हो। रुयन जब इनको चेक करती है तो इसको मालूम होता है कि ये एग्जीबिशन गुयन चंग ने खुद अरेंज करवाई थी। रुयन कहती है कि तो फिर गुयन चंग शुरू से लेकर अब तक मुझसे झूठ बोल रहा है, ये सब कुछ फेक था जो मुझे असली लगा करता था। अब रुयन सुशन से मिलने के लिए आ जाती है जिसको असल में मिस वांग ने रिकमेंड किया था। सुशन बताती कि उसने मुझे पैसे दिए थे। लेंचिया सुशन के पास आती है, कहती है कि अगर तुम मुझे रुयन के घर पर बटलर के तौर पर अपनी जगह काम करने दोगी तो उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी, इसके साथ साथ मैं तुम्हें हर महीने की सैलरी भी दूंगी। रुयन कहती है कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ और नहीं मालूम। तो सुशन कहती है कि उसका नाम लिंचिया है। अब गुयन चंग लिंचिया के पास आता है और इससे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि अगर किसी और को मालूम हो गया कि तुम अभी तक जिंदा हो तो फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। गुयन चंग कहता है कि जो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ वो लेकर तुम कहीं दूर चली जाओ, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ये कहकर गुयन चंग यहाँ से चला जाता है। अब येनफे गुयन चंग के पास आ जाती है। गुयन चंग की नजर इन तस्वीरों पर पड़ती है जो कि येनफे के हैंडबैग में होती हैं। गुयन चंग इन फोटोज को देखकर बहुत हैरान हो रहा होता है और येनफे से पूछता है कि तुम्हें ये फोटोज कहाँ से मिली हैं। येनफे कहती है कि मुझे नहीं मालूम, ये मुझे किसी ने भेजी हैं। इन फोटोज के साथ मेरा वो इयरिंग भी था जो तुम्हारे घर पर गुम गया था। ये सुनकर गुयन चंग समझ जाता है कि ये सब कुछ लिंचिया ने किया है। गुयन चंग येनफे से कहता है कि क्या तुम रुयन से मिलने के लिए गई थी। तो येनफे कहती कि हाँ, उसने मेरी बहुत इंसल्ट की थी तो मैं उससे बात करने के लिए गई थी और मैंने उसको हमारे बारे में बता दिया है। ये सुनकर गुयन चंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब इतने में गुयन चंग की असिस्टेंट आकर इसको बताती है कि शन यहाँ पर आई। तो गुयन चंग कहता है कि कौन शन। इसके असिस्टेंट बताती है कि मिस रुयन की असिस्टेंट। गुयन चंग अपनी असिस्टेंट से कहता है कि तुम इसको पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाओ। गुयन चंग की असिस्टेंट जब येनफे को बाहर लेकर आती तो ये कहती है कि मुझे माफ करना, मैं आपका बैग अंदर ही भूल आई हूँ। ये सुनकर येनफे गुयन चंग के ऑफिस का लॉक खुद ही खोल लेती है और इसकी असिस्टेंट भी पासवर्ड देख लेती है। गुयन चंग की असिस्टेंट येनफे को टैक्सी में बिठाते हुए इसके बैग में कुछ डालती है। शन गुयन चंग से कहती कि जो सोफा मैंने यहाँ से खरीदा था क्या मैं उसको वापस कर सकती हूँ। गुयन चंग कहता है कि क्या तुम्हें सोफा पसंद नहीं आया या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो शन कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है,
मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं उसको वापस करना चाह रही हूँ। गुयनचंग कहता है कि वैसे तो मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन चूंकि रुयन तुम पर बहुत भरोसा करती है तो मैं रुयन की खातिर ये सोफा वापस ले लेता हूँ। ये सुनकर शन बहुत खुश हो जाती है। गुयनचंग को थैंक्स बोलने के बाद यहाँ से चली जाती है। गुयनचंग वेन को कॉल करता कहने लगता है कि तुम्हें शन को इतना मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो रुयन के असिस्टेंट है, इसीलिए तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, कहीं तुम्हारी वजह से मेरा प्लान ना खराब हो जाए। वेन कहता है कि बहुत टाइम से तुम्हारा प्लान काम नहीं कर रहा। ये गुयनचंग को बताता है कि मुझे इस असिस्टेंट का दिल जीतने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया गया है। वेन गुयनचंग को ब्लैकमेल कर रहा होता है कि अगर तुम मुझे 30 मिलियन यॉन नहीं दोगे तो मैं मिस यी को लिंचा के बारे में बता दूंगा। गुयनचंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे उस लोन शार्क का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए जिससे लिंचा ने ये पैसे बोरो किए हैं। वेन कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ रुयन लिंचा से मिलने के लिए आती है। लिंचा कहती है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रुयन लिंचा का बोर्ड देखकर घबरा रही होती है तो लिंचा कहती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाने वाला। रुयन कहती है कि तुम ये सारा कुछ प्लानिंग के तहत कर रही थी, लेकिन आखिर तुम मेरी शादी क्यों खराब करना चाहती हो। लिंचा कहती है कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों नहीं पूछती कि मेरी मुलाकात गुयनचंग से कब हुई थी। लिंचा कहती है कि 1 साल पहले मैं ऐसी दिखाई नहीं देती थी और गुयनचंग का नाम भी गुयनचंग नहीं था बल्कि मेंग्यू था। वो कॉस्मेटिक इक्विपमेंट का एक इन्वेस्टर था, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि सब कुछ मुझे दिखाने के लिए क्रिएट किया गया है। लिंचा कहती है कि ऑनलाइन हम दोनों ने बात करना शुरू की थी, फिर जब हम दोनों एक दूसरे से मिले तो हमें बहुत जल्द एक दूसरे से प्यार हो गया था। उसके बाद गुयनचंग ने मुझे अपने स्टार्टअप बिजनेस में 30 मिलियन यॉन इन्वेस्ट करने के लिए कहा। मैंने अपना ब्यूटी सैलून गिरवी रखवा कर उसको सपोर्ट करने के लिए पैसे उसको दे दिए। पैसे मिलने के बाद गुयनचंग ने मुझसे अपना राब्ता खत्म कर दिया था। जब कोर्ट ने मेरे सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे गुयनचंग ने धोखा दिया है। रुयन कहती कि इसका मतलब कि तुम ये सब कुछ गुयनचंग से बदला लेने के लिए कर रही हो। रुयन कहती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। तो लिंचा स्कोप ने स्कार्स दिखाते हुए कहती है कि ये स्कार्स मुझे गुयनचंग की वजह से मिले और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कंपनसेट कर सकती हो। रुयन कहती है कि तुम भी झूठ का सहारा लेकर मेरे घर में आई थी, तो फिर मैं तुम्हारी बातों का कैसे यकीन कर सकती हूँ। लिंचा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक अजनबी इंसान की बात पर यकीन नहीं करोगी, तुम कभी भी ये बात नहीं मानोगी कि तुम्हारी शादी एक स्कैम है, इसलिए तुम्हारे घर में रहकर मैंने कोशिश की कि तुम गुयनचंग का असली चेहरा देख सको। रुयन कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी साइड की कहानी मालूम है, किसे मालूम कि तुम ये सब कुछ गुयनचंग को वापस हासिल करने के लिए कर रही हो। लिंचा उससे मैं कहती है कि मुझे वो वापस नहीं चाहिए। लिंचा रुयन से कहती है कि जो तुम्हारा बेबी है ये भी उसके प्लान का हिस्सा है, वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि वो तुम्हें अपने कंट्रोल में रख सके। लिंचा कहती है कि हम दोनों सेम है, हमारे पास पैसे हैं और हमारे इस दुनिया में कोई भी नहीं, इसलिए हमें निशाना बनाना बहुत आसान है। रुयन कहती है कि मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकती। लिंचा कहती है कि जब मैंने गुयनचंग को तलाश करने की कोशिश की तो उसके साथियों ने मेरा एक कार एक्सीडेंट करवा दिया। उस एक्सीडेंट में मेरी जान बहुत मुश्किल से बची थी। रुयन कहती है कि क्या ये सब कुछ झूठ है, गुयनचंग के दिल में मेरे लिए कभी भी कोई फीलिंग्स नहीं थी। लिंचा कहती है कि गुयनचंग की सबसे अमेजिंग बात ये है कि उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि कोई भी उस पर आसानी से यकीन कर सकता है। लिंचा कहती है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं करना तो मत करो, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बताना चाहती हूँ कि आज जो मेरा प्रेजेंट है कल वो तुम्हारा फ्यूचर होगा। अब लिंचा ने जिनसे लोन लिया होता है वो इसके घर पर आ जाते हैं। लिंचा ली से कहती है कि आज मेरी गेस्ट आई हुई है तो हम पैसों के बारे में कल बात कर लेंगे। तो ये कहने लगता है कि मुझे जल्दी नहीं है, जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। रुयन कहती है कि तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। रुयन जल्दी से ली को पैसे ट्रांसफर कर देती है। पैसे लेने के बाद यहाँ से चला जाता है। लिंचा कहती है कि मैं तुम्हें जल्दी पैसे वापस कर दूंगी। रुयन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे इस सब से दूर रखो। मैंने फैसला किया है कि मैं गुयनचंग से डिवोर्स ले रही हूँ। रुयन वॉक करने के लिए बाहर आ जाती है। ये वॉक करते हुए अपने आप से कह रही होती है कि लिंचा सही कह रही थी, ये सब कुछ फेक है। अब गुयनचंग लिंचा के घर पर आता और इससे पूछता है कि तुमने आखिर रुयन को क्या बताया है। तो लिंचा कहती है कि वही सब कुछ बताया जो तुमने मेरे साथ किया था। ये सुनकर गुयनचंग को गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि अगर तुम मेरे खिलाफ जाना चाहती हो तो फिर मैं भी तुम्हारा मुकाबला करूंगा। लिंचा कहती है कि मेरे पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगी। गुयनचंग कहता है कि तुम पागल हो गई हो। ये कहने के बाद ये यहाँ से चला जाता है। अब लिंचा को कॉल आती है कि गुयनचंग अपने रूम में नहीं है, तो क्या मैं उसके रूम में चली जाऊँ। लिंचा कहती है कि हाँ तुम्हें ये काम अभी करना होगा।
अब गुयन चंग की असिस्टेंट इसके ऑफिस में आती है। यहाँ पर एक फाइल देकर ये कहने लगती है कि रुयन की कंपनी के एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन गुयन चंग के पास क्या कर रही है। ये गुयन चंग के ऑफिस में कैमरा छुपा देती है। अब शेंग्यू रुयन को कॉल कर रहा होता है, लेकिन इसका नंबर बंद जा रहा होता है। तो ये गुयन चंग को कॉल करके पूछता है कि रुयन को क्या हुआ है, वो अपना फोन नहीं उठा रही। गुयन चंग कहता है कि वो मेरे साथ नहीं है और ना ही मुझे मालूम है कि वो कहाँ पर गई है। ये सुनकर शेंग्यू बहुत परेशान हो जाता है। शेंग्यू अब रुयन को ढूंढने के लिए जा रहा होता तो उसको याद आता है कि जब यूएस से वापस आया था तो रुयन अपने डैड की डेथ की वजह से बहुत अपसेट थी। रुयन इसको देखकर बहुत हैरान होती कहती है कि तुम तो यूएस में थे ना। तो शेंग्यू कहता है कि मैं तुम्हारे डैड की डेथ की खबर सुनते ही फौरन यहाँ पर आ गया। रुयन कहती है कि मेरे डैड ने इस कंपनी को यहाँ तक लाने में बहुत मेहनत की है, मैं अब इस कंपनी को ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो शेंग्यू कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब यहाँ पर सेटल होकर तुम्हारी मदद करूंगा। रुयन कहती है लेकिन तुम्हारा वहाँ पर फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है। शेंग्यू कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब चूंकि मैं वापस आ गया हूँ तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। शेंग्यू यही विश कर रहा होता है कि रुयन किसी सेफ जगह पर हो। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।